नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था विराम चिन्ह। विराम चिन्ह हमारा अभी पूरा नहीं हुआ था। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह के कुछ प्रकार हमने पढ़ लिए थे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना। भाषा को बोलते या लिखते समय अपनी बात को समझाने के लिए हमें कई स्थानों पर रुकना पड़ता है। लिखते समय रुकने की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इन संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण से समझाया था कि बैठो मत, जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बैठो मत, तुम जाओ। लेकिन अगर हम इसी को कहते हैं कि बैठो मत जाओ, तो इसका मतलब क्या होगा कि बैठ जाओ, जाओ मत। तो ये सिर्फ एक विराम चिन्ह की वजह से, अल्प विराम की वजह से हुआ था। दोस्तों 3 विराम चिन्ह हमने कल पढ़ लिए थे। आज हमारा जो चौथा विराम चिन्ह है वो हम पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंच सके। हमारा जो अगला विराम चिन्ह है वो है अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह होता है इस तरह से, जो अल्प विराम के ऊपर बिंदी लगी होती है। जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है अथवा दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होता है, वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। क्या मतलब हुआ कि एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में और दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होगा, तो वहाँ पर हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह के स्थान पर अल्पविराम का भी प्रयोग किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अर्धविराम के स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए, एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में और दूसरे का पहले वाक्य में जो भाव होता है उसका एक उदाहरण देखिए। वह एक चालाक व्यक्ति है, ऐसा उसके रिश्तेदार भी कहते हैं। ये एक दूसरे में इनका भाव निहित है। वह एक चालाक व्यक्ति है, ये एक भाव है चालाक व्यक्ति का, ऐसा उसके रिश्तेदार भी कहते हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर हो रहे हैं। इसका भाव इसमें और इसका भाव इसमें है, तो ये कौन सा चिन्ह लगेगा? अर्धविराम, जिसमें क्या होगा? अल्प विराम के ऊपर बिंदी। अर्धविराम चिन्ह और कहाँ लगता है? विभिन्न उपवाक्यों पर जोर देने के लिए। मतलब कई बार क्या होता है कि एक वाक्य के अंदर जितने उपवाक्य होते हैं उन पर हम जोर देने के लिए भी अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे चंद्रोदय हुआ, तारे टिमटिमाने लगे, नौका विहार की तैयारी होने लगी और मैं देखता रहा। ये अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगे? उपवाक्यों में। इन पर जोर देने के लिए ये अर्धविराम चिन्हों का प्रयोग किया गया। अगला अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग देखिए कहाँ होता है? जहाँ कई वर्गों की बात की जा रही हो, वहाँ प्रत्येक शब्द के बाद तो अल्पविराम होगा और जब वर्ग खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अर्धविराम लगता है। जैसे देखिए, मुझे कोट पैंट कमीज़। अब कोट पैंट कमीज़ एक वर्ग है, कपड़े से संबंधित जो हम पहनते हैं। तो यहाँ पर जब ये एक वर्ग ख़त्म हो जाता है तो हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? अर्धविराम। साबुन तेल कंघी, ये एक वर्ग है, जब ये ख़त्म हो जाता होता है तो अर्धविराम लगता है। जूते चप्पल आदि वस्तुएं चाहिए। मुझे कोट पैंट कमीज, साबुन तेल कंघी, जूते चप्पल आदि वस्तुएं चाहिए। तो ये जो 3 पॉइंट थे ये हमारे अर्धविराम को दर्शाते हैं कि हमें अर्धविराम का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। अगला हमारा जो चिन्ह है विराम चिन्ह वो है प्रश्न सूचक चिन्ह। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कितना आसान है। जहाँ हम प्रश्न पूछेंगे प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। तुम कब जाओगे? मोहन चला गया क्या? अब देखिए अगला पॉइंट, प्रश्न के भाव वाले वाक्य में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जहाँ पर प्रश्न का भाव हो वहाँ पर भी देखिए, क्या तुम अभी भी खेल रहे हो? यहाँ पे हम उससे पूछ रहे हैं कि वो खेल रहा है, लेकिन ये क्या लगाकर अब एक क्या बन गया? एक क्वेश्चन सा, प्रश्न सा बन जाता है। तो यहाँ पर भी हमें प्रश्न लगाना पड़ेगा। अगला है, कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द होने पर भी वाक्य का भाव प्रश्नवाचक नहीं होता। अब वाक्य का भाव प्रश्नवाचक है तो उसमें प्रश्नवाचक लगेगा, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द होने से ज़रूरी नहीं है कि उसमें वाक्य का जो भाव है वो प्रश्नवाचक हो।
ऐसी स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते, क्योंकि प्रश्न ही नहीं पूछा जा रहा, तो क्यों लगाएंगे प्रश्न। देखिए, राधा ने बताया कि वह कल कहाँ से आई थी। अब कहाँ शब्द क्या है? प्रश्नवाचक। लेकिन प्रश्नवाचक शब्द तो है, लेकिन भाव प्रश्नवाचक नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे। अगला देखिए, विस्मय आदि सूचक चिन्ह, ये 2 जगह लगता है। एक तो हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय आदि सूचक चिन्ह लगता है। विस्मय आदि सूचक चिन्ह कौन सा है? इस तरह से डंडा और नीचे बिंदी, ये हमारा हो गया विस्मय आदि सूचक चिन्ह। अब दूसरा ये कहाँ लगता है? किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय भी विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। अब आश्चर्य, हर्ष, शोक में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो देखिए, वह आनंद आ गया, ये खुशी को दर्शा रहा है। अब किसी को पुकारते हैं, संबोधित कर, अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गए, तो हम ये क्या करें? संबोधित। तो अगला हमारा जो उद्धरण चिन्ह है, देखते हैं। उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। ये इस तरह से लगते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो इकहरा उद्धरण चिन्ह, जिसमें सिर्फ एक ही लगेगा, और दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब इकहरे उद्धरण चिन्ह कहाँ पर लगते हैं? देखिए, इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी उपनाम, मतलब किसी कवि का जो उपनाम होता है उसमें शब्द या वाक्यांश को अलग करने के लिए किया जाता है। मतलब किसी कवि के उपनाम में या किसी शब्द या किसी वाक्यांश को अलग करने के लिए हम इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गीता एक धार्मिक पुस्तक है, गीता अलग हो जाती है इनसे। दूसरा, गमला एक पुर्तगाली शब्द है, गमला को जब हम इकहरे उद्धरण में रखते हैं तो इस पूरे वाक्य से अलग हो जाता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह कब लगाते हैं? परिभाषाओं में, प्रत्यक्ष कथनों, कहावतों, प्रसिद्ध पंक्तियों इत्यादि को लिखते समय। जब परिभाषाएं लिखते हैं या प्रत्यक्ष कथन लिखते हैं, कहावतें लिखते हैं, प्रसिद्ध पंक्तियां लिखते हैं, तो इत्यादि को लिखते समय दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब हम किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो दोहरा उद्धरण चिन्ह लगता है। अगला देखिए, विस्मरण चिन्ह, या इसे हंसपद भी कहते हैं या त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। ये इस तरह से लगता है। कब लगता है? जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है। जब हम कभी कोई अक्षर लिखना भूल जाते हैं तो हम ये चिन्ह लगाकर, हंसपद चिन्ह लगाकर उसमें उसके ऊपर क्या लिख देते हैं? छूटे हुए शब्द को उसके ऊपर लिख देते हैं। जैसे मैं माताजी के साथ गई, अब यहाँ पर बाज़ार लिखना भूल गए तो हम यहाँ पर इस तरह से हंसपद लगाएंगे और जो भूल गए उसको ऊपर लिख देते हैं। अगला लाघव चिन्ह, या जिसे संकेत चिन्ह भी कहते हैं, जो इस तरह से एक छोटी सी गोल बिंदी होती है। हम इसे क्या करते हैं? शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो बड़े बड़े शब्द होते हैं उनके संक्षिप्त रूप लिखने के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर को इस तरह से लिखकर ये लाघव चिन्ह लगा दिया तो ये हो गया इसका संक्षिप्त रूप। पंडित का ये हो गया संक्षिप्त रूप। अगला हमारा है विवरण चिन्ह, जो इस तरह से लगता है। और ये विवरण चिन्ह कब लगते हैं? किसी पद की व्याख्या करने, जब किसी पद की व्याख्या करते हैं तो हम इस तरह से उद्धरण चिन्ह करते हैं, व्याख्या लिखकर उसके आगे इस तरह से लगा देते हैं। किसी के बारे में विस्तार से बताने, सूचना, निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण या निम्नलिखित का संकेत देने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। हम जब ये लाइन लिखेंगे तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे? विवरण चिन्ह। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दोस्तों, आज हमने पढ़े बचे हुए 6 विराम चिन्ह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और साथ में और क्या करेंगे आप? बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।